क्लास 10th मैट्रिक एग्ज़ाम 2025। क्लास 10th के मैट्रिक एग्ज़ाम 2025 में बायोलॉजी से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, उसी को लेकर के मैं एक वीडियो बना करके बहुत सारे क्वेश्चनों को लाया हूं। चलते हैं बारी बारी से प्रत्येक क्वेश्चन को देखते हैं और आपको इसका आंसर अगर याद नहीं है तो याद कर लें। चलते हैं, पहला क्वेश्चन है, जनन किसे कहते हैं? वह परक्रम जिसके द्वारा जीव अपनी जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं। वह परक्रम जिसके द्वारा जीव अपने जैसी संतानों की उत्पत्ति करते हैं जनन कहलाते हैं। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका 2 नंबर रहेगा। अगर आप इसको आंसर इतना लिख देते हैं तो आपको 2 नंबर में 2 नंबर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा, जनन कितने प्रकार के होते हैं? ऐसे भी 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में डायरेक्ट रहेगा जनन कितने प्रकार के होते हैं, या ऑब्जेक्टिव में भी रह सकता है जनन कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रखिएगा जनन 2 प्रकार के होते हैं, एक अलैंगिक और एक होता है लैंगिक। अलैंगिक को असेक्सुअल कहते हैं, असेक्सुअल इंग्लिश में कहते हैं। लैंगिक को क्या कहते हैं? सेक्सुअल कहते हैं। याद रखिएगा सेक्सुअल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं? क्वेश्चन है अलैंगिक जनन की क्या विशेषताएं होती हैं? तो याद रखिएगा आंसर यहाँ पर से अगर आप याद नहीं कर सकते हैं, नोट नहीं कर सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें युग्मक यानी शुक्राणु और अंडाणु भाग नहीं लेते तथा जो संतानें पैदा होती हैं वे आनुवांशिक गुणों में ठीक जनकों के समान होती हैं। इसी प्रकार के जनन में या तो समसूत्री कोशिका विभाजन मीटोसिस या असमसूत्री कोशिका विभाजन एमिटोसिस होता है। ये अलैंगिक जनन की विशेषता हैं, इसको याद कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर तीसरा के बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, लैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है जनन की उस विधि को जिसमें दो भिन्न भिन्न लिंग या ऐसे या मेल भी कह सकते हैं फीमेल भी कह सकते हैं। दोनों मेल में क्या होते हैं तो ओवम होते हैं, फीमेल में क्या होते हैं ओवम होते हैं, जबकि मेल में स्पर्म होते हैं। अर्थात नर और मादा भाग लेते हैं, लैंगिक जनन कहते हैं। याद रखिएगा उस जनन की उस विधि जिसमें दो भिन्न लिंग भाग लेते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। इसमें भिन्न भिन्न लिंग भाग लेते हैं, उसमें भिन्न भिन्न लिंग नहीं होते हैं, एक ही में दोनों गुण पाए जाते हैं अलैंगिक जनन में। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां, द्विविभाजन किसे कहते हैं? तो वैसा अलैंगिक जनन जिसमें एक जनक कोशिका से खंडित होकर 2 संतति कोशिकाएं बनाती हों और जनन कोशिका का अस्तित्व समाप्त हो जाता हो, द्विविभाजन कहलाता है। द्विविभाजन किसे कहते हैं? मान के चलिए एक अमीबा का स्ट्रक्चर इस तरह का है, यही अमीबा क्या हो जाएगा बाद में कट करके ये 2 भिन्न अमीबा का निर्माण हो जाएगा। तो एक जनक पीढ़ी से 2 जनक पीढ़ी का जब निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? द्विविभाजन कहते हैं। जनन की इस विधि को द्विविभाजन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वां के बाद छठा क्वेश्चन, 6 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन की परिभाषा लिखें। मुकुलन एक प्रकार का अलैंगिक जनन है जो जनक के शरीर के धरातल से कलिका फूटने या प्रवर्ध निकलने के फलस्वरूप संपन्न होता है। मुकुलन का डेफिनेशन है लिखा हुआ, सटीक डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन को आप याद कर सकते हैं। अगर 2 नंबरिया वाला क्वेश्चन में आपको शॉर्ट क्वेश्चन में अगर पूछ दिया जाए कि मुकुलन को परिभाषित करें तो इसका सटीक डेफिनेशन ये है, आप इसको लिख सकते हैं। इसके लिए आपको मिलेंगे पूरे 2 अंक मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7वां, ईस्ट किस प्रकार का जीव है? तो याद रखिएगा ईस्ट एक कोशिकीय कवक है। ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा इस तरह के सवाल, ईस्ट क्या है? तो याद रखिएगा ईस्ट क्या है? एक प्रकार का एक कोशिकीय कवक है। कवक है कौन? ईस्ट। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8वां। क्वेश्चन नंबर 8वां, किस प्रकार के अलैंगिक जनन में जनक का अस्तित्व समाप्त हो जाता है? तो याद रखिएगा द्विविभाजन या बहुखंडन में जो जनक पीढ़ी होती है उसका अस्तित्व क्या होता है? समाप्त हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, परासरण क्या है? परासरण क्या है? तो इसका उत्तर होगा परासरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जल या विलायक के अणु अपने अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गतिशील होता है, उसको क्या कहते हैं? परासरण कहते हैं। परासरण कहते हैं। और इससे उत्पन्न जो होता है प्रेशर होता है, जो दाब होता है,
उस दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। इसका डेफिनेशन, ये सटीक डेफिनेशन है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10। परासरण एवं विसरण में अंतर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी क्वेश्चनों का मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को छांट करके लाया हूँ इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से। उत्तर, इसका सही आंसर क्या होगा? गैस, द्रव तथा विलेय के अणुओं की उनके अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को विसरण कहा जाता है। अधिक सांद्रता से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर होने वाली गति को क्या कहा जाता है? विसरण कहा जाता है। जबकि परासरण केवल विलायक का अर्ध पारगम्य या विभेदक पारगम्य झिल्ली द्वारा होने वाला विसरण है। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो इस तरह का आंसर आप अगर लिख देते हैं तो इसमें आपको एक भी नंबर काटने का चांसेस नहीं होता है। 2 नंबर के 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, जल में डुबोने के बाद किशमिश के दाने क्यों फूल जाते हैं? क्योंकि जल के अणु की सांद्रता किशमिश के दानों के भीतर बाहर की तुलना में कम रहती है, जिनसे अंततः प्रासरण या अंतः प्रासरण की क्रिया के द्वारा जल किशमिश के भीतर प्रवेश करने लगते हैं और ये फूल जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा, किशमिश के दाने पानी में डुबो करके रखने से क्या होते हैं? फूल जाते हैं। क्यों फूलते हैं? तो परासरण के कारण फूल जाते हैं। ऐसे भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12वां। क्वेश्चन नंबर 12वां, बाह्य परासरण में क्या होता है? तो याद रखिएगा, बाह्य परासरण में जल के अणु कोशिका के भीतर से अर्धपारगम्य या विभेदक पारगम्य झिल्ली द्वारा कोशिका से के बाहर निकलते हैं। कोशिका से बाहर निकलते हैं। इस तरह का क्वेश्चन अगर पूछा जाए तो ये आपका 2 नंबर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13वां। क्वेश्चन नंबर 13वां क्या है? विसरण तथा परासरण में क्या समानता है? इन में समानता क्या है? इसका आंसर है, इन दोनों क्रियाओं में यह समानता है कि जब तक चलती रहती है तब तक दोनों क्षेत्रों में दोनों विलयनों की सांद्रता समान ना हो। ये तब विसरण और परासरण 2 विलयनों में तब तक चलती रहती है जब तक कि दोनों विलयनों की सांद्रता समान ना हो। जैसे कि एक गिलास पानी, अगर एक गिलास अगर कोई विलयन है, दूसरा एक गिलास और विलयन है, ये गाढ़ा है काफ़ी और ये काफ़ी पतला है, तो ये दोनों को अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो ये परासरण और विसरण की प्रक्रिया चलती रहेगी जब तक कि दोनों की सांद्रता समान ना हो जाए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14वां। अंतःपरासरण की क्रिया किस कारक से नियंत्रित होती है? कोशिका की स्फीति टर्जिडिटी से क्या होती है? नियंत्रित होती है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टाइप क्वेश्चन है, इसलिए याद कर दिएगा, स्फीति के कारण, टर्जिडिटी के कारण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15वां। 15 नंबर क्वेश्चन क्या है? किशमिश के दानों को जल में भिगोने के बाद वजन लाने के पहले सोख्ता कागज पर से पोंछ कर सुखाना क्यों जरूरी है? क्योंकि अवशोषित जल की सही वजन ज्ञात हो सके। अवशोषित जल की सही वजन ज्ञात हो सके, इसलिए ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां क्वेश्चन। क्या कोशिका भित्ति परासरण की क्रिया संपन्न करती है? नहीं, कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, जबकि परासरण के लिए अर्धपारगम्य या विभेदक पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक है। तो याद रखिएगा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, याद रखिएगा, सटीक डेफिनेशन ये है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17वां क्वेश्चन। अल्प परासरी विलयन किसे कहते हैं? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता और परासरण दाब कोशिका के विलयन की अपेक्षा कम हो अल्प परासरी विलयन कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इस तरह के क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां। समपरासरी विलयन किसे कहते हैं? इसका सही आंसर है, सटीक डेफिनेशन क्या है? ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता और परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता और दाब के समान हो समपरासरी विलयन कहे जाते हैं। क्या है? ऐसे विलयन जिनकी सांद्रता और परासरण दाब कोशिका रस की सांद्रता
और दाब के समान हो समप्रासरी विलयन कहे जाते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी सटीक डेफिनेशन है। इस तरह के डेफिनेशन को याद रख लें। इस तरह से लिखने से आपके बोर्ड एग्जाम में कॉपियाँ जो चेक होंगे उसका एक भी आंसर आपका नहीं कटेगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था। ये सारा क्वेश्चन का आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा और आने वाले एग्जाम परीक्षा में सभी क्वेश्चनों का सही आंसर सटीक लिख दीजिएगा। इसमें से एक भी क्वेश्चन का आंसर आपका काटने वाला नहीं है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन के साथ लिखा गया है। चलते हैं, आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। नमस्कार। हमारे दिए गए सभी वीडियो को वॉच करें और हमारे चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।